परछाई एपिसोड 187। अब आगे युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, वही जो मुझे अपनी बीवी से करनी चाहिए। सुहानी अब बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थी। 3 साल बाद आज वो युवराज के इतने करीब थी। वो शर्म से युवराज से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। सुहानी युवराज की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, छोड़िए मुझे। ये क्या बदतमीजी है, आप मेरी मर्जी के बिना मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये मोलेस्टेशन है। युवराज कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा, तुम मेरी मर्जी के बिना मेरे घर आ गई, जबरदस्ती मेरे साथ मेरे रूम में रह रही हो। क्या ये सब ठीक है? सुहानी के पास युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो सच में जबरदस्ती युवराज के घर में घुस गई थी। युवराज आगे कहता है, तब तो तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। मैं लड़का हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो? सुहानी चिढ़कर कहती है, लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है ना। युवराज अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, लेकिन मुझे बदला तो अभी चाहिए ना। वैसे मुझे अभी अभी एक और बात याद आई। सुहानी युवराज से कुछ नहीं कहती, वो बस परेशान होकर सवालिया नजरों से उसे देखने लगती है। युवराज सुहानी के और करीब आकर धीरे से कहता है, उस रात हमारी किस अधूरी रह गई थी। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी के दिल की धड़कन और भी तेज हो जाती है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। युवराज महसूस कर पा रहा था कि इस वक्त सुहानी बुरी तरह से कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। युवराज सुहानी के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहता है, तो अब। युवराज इतना ही कह पाया था, तभी सुहानी उसके पीछे देखते हुए हैरानी से कहती है, समायरा, आपको होश आया गया। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज फौरन उसे छोड़कर पीछे मुड़ जाता है। मौका देखकर सुहानी वहां से भागकर बेड के दूसरी तरफ आ जाती है। युवराज के पीछे कोई भी नहीं था। अगले ही पल युवराज को समझ आता है कि अगर समायरा सच में वहां होती, तो उसे समायरा के वहां होने का एहसास जरूर हो जाता। युवराज फिर से पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखता है, जो अब उससे काफी दूर जा चुकी थी। युवराज वैसे भी सुहानी को बस परेशान कर रहा था। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करता था जिसमें सुहानी की मर्जी ना हो। सुहानी को सामने देखकर युवराज फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। सुहानी युवराज को धमकी देने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, वही रुक जाइए, आप इधर आइए ना, तो अच्छा नहीं होगा। सुहानी ने अपनी उंगली युवराज की तरफ पॉइंट की थी। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो सुहानी से कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। युवराज आगे कहता है, अरे, तुम भाग क्यों रही हो? मुझे तो बस तुमसे कुछ बातें करनी है, जो तब अधूरी रह गई थी। सुहानी बहाना बनाते हुए कहती है, अभी मैं कोई बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत नींद आ रही है। युवराज सुहानी की आंखों को गौर से देखकर कहता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। सुहानी जानबूझकर जम्हाई लेते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। ये कहकर सुहानी फौरन बेड में लेटकर सर से पैर तक ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। ब्लैंकेट के अंदर सुहानी धीरे से खुद से कहती है, युवराज सर इतने छिछोरे कैसे हो गए? सच में 3 सालों में कितना कुछ बदल जाता है। सुहानी ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन जाहिर है युवराज इसे भी सुन लेता है। युवराज अब खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वो भी अपने बेड पर आ जाता है और अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाकर उसके सर से ब्लैंकेट हटा देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फौरन उछलकर बेड से बाहर आ जाती है। वो डर और गुस्से के साथ युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको शायद पता नहीं है, पिछले 3 सालों में मैंने मार्शल आर्ट के कई सारे फॉर्म सीख लिए हैं। आप शायद भूल गए हो, मैंने आपकी बॉडीगार्ड नताशा को कैसे फ्लैट किया था। युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम अपने स्लीपर्स निकाल लो। तुम्हें क्या लगा? युवराज की बात सुनकर सुहानी की नज़र अपने पैरों पर जाती है और उसे अपनी गलती है एहसास होता है। हड़बड़ी में वो स्लीपर्स पहने हुए ही सो गई थी। सुहानी शर्मिंदगी के साथ युवराज की तरफ देखती है। युवराज सुहानी को अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। मुझे लगा था कि मैंने एक इनोसेंट लड़की से शादी की है, लेकिन सच में 3 सालों में काफी कुछ बदल जाता है। ये कहकर युवराज दूसरी तरफ चेहरा करके सो जाता है और सुहानी वही खड़ी उसे देखती रह जाती है। कुछ देर उसी तरह खड़े रहने के बाद सुहानी अपना सर झटककर उस थॉट को खुद से अलग करती है और वो भी बेड पर जाकर सो जाती है।
जैसे ही सुहानी बेड पर लेटती है, युवराज एक पिलो उन दोनों के बीच में रखकर कहता है, ये बॉर्डर लाइन है, इसे क्रॉस मत करना। वैसे भी मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं अकेले में हैंडसम लड़का पाकर तुमने फायदा उठाने की कोशिश की तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सुहानी रोंदी शक्ल बनाकर हैरानी से युवराज को ही देख रही थी। युवराज फिर से दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहता है, क्या जमाना आ गया है, शरीफ लड़के तो अब अपने घर में भी सेफ नहीं है। जैसे ही युवराज अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है, उसके चेहरे पर वो स्माइल आ ही जाती है जिसे उसने कब से छुपाकर रखा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी कंफ्यूजन के साथ अपने मन में कहती है, क्या मैं सच में युवराज सर को मोलेस्ट कर रही थी? लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला। सुबह के 5 बजे थे। निशा एक कमरे में थी और उसे अपने चारों तरफ एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। निशा हैरानी से उस कमरे के चारों तरफ देख रही थी। उसे हर तरफ से उसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सारी आवाज़ें एक साथ आ रही थी, इसलिए निशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निशा अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लेती है, लेकिन इससे भी उन आवाज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। निशा अब काफ़ी परेशान हो गई थी। तभी उसका फोकस उन आवाज़ों में एक आवाज़ पर जाकर रुक जाता है। वो आवाज़ निशा से कहती है, अपने सामने देखो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ये सुनकर निशा की नज़र अपने सामने जाती है, जहाँ एक कबर्ड था। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो फौरन आगे बढ़कर उस कबर्ड को खोल देती है। वो कबर्ड कपड़े और सामानों से भरी हुई थी। निशा ये देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और पीछे मुड़ जाती है। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, नहीं, उसे ध्यान से देखो। निशा फिर से उस कबर्ड की तरफ मुड़ जाती है और अगले ही पल उस कबर्ड का सारा सामान नीचे पड़ा होता है। निशा गौर से उस कबर्ड के अंदर देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती है। निशा फौरन उठकर बैठ जाती है। अचानक नींद से जागने की वजह से उसकी सांसें तेज चल गई थी। कुछ देर तक लंबी लंबी सांसें लेकर निशा खुद को शांत करती है और अगले ही पल अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल कर देती है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और विवेक शुभ्रा के रूम में उस कबर्ड के सामने खड़े थे। निशा और सुहानी बड़े गौर से उस कबर्ड को देख रहे थे, वहीं विवेक अभी भी काफ़ी नींद में था। वो अपनी आंखें मलते हुए निशा से कहता है, क्या हम ये बाद में नहीं कर सकते? सुहानी विवेक की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं, अभी युवराज सर रनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके आने से पहले हमें यहाँ देखना होगा। निशा उन दोनों की बातों पर ध्यान दिए बिना फौरन उस कबर्ड की तरफ बढ़ती है और उसे खोलकर उसके अंदर के कपड़े और सामान को नीचे फेंकने लगती है। विवेक निशा को ऐसे करता देख बौखलाहट के साथ कहता है, निशा, तुम ये क्या कर रही हो? ये युवराज सर का घर है, हमारा नहीं। निशा विवेक की बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना काम जारी रखती है। अब उस कबर्ड के सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। निशा बड़े ध्यान से उस कबर्ड के अंदर देख रही थी। तभी उसे उसमें एक तरह का हैंडल दिखाई देता है। ये देखकर निशा की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है, शायद यहाँ से एक रास्ता है। निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। वो दोनों भी क्यूरियस होकर कबर्ड के पास आ जाते हैं। निशा बिना वक्त गंवाए उस हैंडल को पकड़कर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। वो बाहर आकर विवेक से कहती है, क्या तुम इसे खोल सकते हो? विवेक बिना किसी कॉन्फिडेंस के कहता है, पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। निशा विवेक पर झल्लाते हुए कहती है, इस ढोंगी बाबा से तो कुछ होता ही नहीं है। बेचारे भैरवनाथ की सारी मेहनत इसने बर्बाद कर दी। विवेक गुस्से से एक नज़र निशा को देखता है और अंदर चला जाता है। विवेक उस हैंडल को गौर से देखते हुए उस पर अपना हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ने लगता है। अपना मंत्र पूरा करने के बाद विवेक जैसे ही उस हैंडल को पकड़कर खींचता है, वो स्लाइड होते हुए खुल जाता है। ये देखकर सुहानी, निशा और विवेक तीनों हैरान रह जाते हैं। निशा विवेक के ठीक पीछे आकर उसे धक्का देते हुए कहती है, जल्दी अंदर चलो। निशा के ऐसा करने पर विवेक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आगे जाकर दूसरे कमरे में गिर जाता है। निशा को अगले ही पल अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे बढ़कर विवेक को उठाने लगती है। विवेक गुस्से में निशा से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? निशा विवेक से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी विवेक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। विवेक उसी गुस्से के साथ कहता है, तुम हमेशा ऐसा। विवेक इतना ही कह पाया था, तभी उसे सुहानी की हैरानी से भरी आवाज़ सुनाई देती है, ये नहीं हो सकता। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा और विवेक का ध्यान उनकी लड़ाई से हटकर सुहानी की तरफ चला जाता है।
वो देखते हैं कि सुहानी उनके पास ही खड़ी अपनी आंखें फाड़कर सामने देख रही है। निशा और विवेक फौरन उठकर उसी तरफ देखने लगते हैं जहां सुहानी की नज़र थी। वो दोनों भी उसी हैरानी के साथ कहते हैं, ये सच में नहीं हो सकता। वो तीनों अब अपने सामने रखे बैग को देख रहे थे जिस पर पद्मिनी बेहोश पड़ी थी। उन तीनों को ही अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो अवाक होकर वहीं खड़े थे। कुछ देर बाद सुहानी खुद को संभालते हुए कहती है, पद्मिनी युवराज सर के पास थी। सुहानी की बात पूरी होते ही निशा कहती है, लेकिन ये इस हालत में क्यों है? विवेक भी पद्मिनी को घूरते हुए कहता है, क्या ये मर चुकी है? विवेक के इस सवाल से निशा और सुहानी घबराने लगती हैं। सुहानी पद्मिनी की तरफ बढ़ते हुए कहती है, पता नहीं युवराज सर ने हमसे और क्या क्या छुपा कर रखा है। ये कहकर सुहानी पद्मिनी के बैग के पास आकर रुक जाती है और उसे गौर से देखने लगती है। निशा भी हिम्मत करके उस बैग की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और सुहानी से कहता है, सुहानी, ये पद्मिनी है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल, इससे दूर रहो। सुहानी विवेक की बात को इग्नोर करके उस बेड पर बैठकर पद्मिनी के चेहरे को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, ये अभी भी जिंदा है। ये कहकर सुहानी पद्मिनी का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। विवेक सुहानी को फिर से वार्निंग देते हुए कहता है, सुहानी प्लीज उससे दूर हो जाओ। युवराज सर ने इसे हमसे छुपाकर रखा था, इसकी जरूर कोई वजह होगी। विवेक इतना ही कह पाया था, तभी उस कमरे में कहीं से सफेद धुआं आने लगता है। सुहानी की नज़र अभी भी पद्मिनी पर थी, इसलिए वो इसे नहीं देख पाती, लेकिन निशा और विवेक वहां इस तरह से धुआं देखकर हैरान रह जाते हैं। विवेक को अब कुछ एहसास होने लगा था। वो निशा का हाथ पकड़कर उस बेड के पास चला जाता है और सुहानी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विवेक के ऐसा करने पर सुहानी के हाथ से पद्मिनी का हाथ छूट जाता है। विवेक घबराते हुए कहता है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। विवेक के ऐसा कहते ही वहाँ एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझसे मिलकर तो जाओ। वो आवाज़ सुनकर सुहानी, निशा और विवेक डर जाते हैं। वो इस वक्त अपने सामने सफ़ेद धुएं के ढेर को देख रहे थे। अगले ही पल वो धुआं छंटने लगता है और उन्हें उस धुएं के पीछे एक औरत दिखाई देती है। वहां माया खड़ी थी। अपने सामने इस तरह से एक अनजान औरत को देखकर वो तीनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। सुहानी उसी घबराहट के साथ माया से कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? माया अपनी उसी स्माइल के साथ पद्मिनी को देखते हुए कहती है, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी और ये मुझे आज मिली है। ये कहकर माया पद्मिनी की तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी, निशा और विवेक पद्मिनी और माया के बीच खड़े थी। सुहानी हिम्मत करके कहती है, हमारे होते हुए तुम पद्मिनी को हाथ भी नहीं लगा सकती। माया आगे बढ़ते हुए कहती है, लेकिन अगले कुछ पलों में तुम लोग होंगे ही नहीं। तुम में वो काबिलियत नहीं कि मुझे रोक सको। और मैं, कमरे के दूसरे हिस्से से आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर माया के चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो आवाज़ युवराज की थी, जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। निशा, सुहानी और विवेक अब तक बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन युवराज को देखकर वो एक चैन की सांस लेते हैं। हालांकि युवराज उन तीनों को नाराजगी के साथ देख रहा था। माया युवराज को गुस्से और हैरानी के साथ घूर रही थी। वो फिर से अपना एक कदम पद्मिनी की तरफ बढ़ाती है, लेकिन तभी युवराज बिजली की स्पीड से उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब युवराज अपनी लाल आंखों से माया को गुस्से से घूर रहा था। अगले ही पल माया के चेहरे पर फिर से एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो युवराज से कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं इन सबको आसानी से मार सकती हूँ। ये कहते ही माया की आंखें भी चमकने लगती है। इसके बाद माया जैसे ही उन तीनों की तरफ देखती है, उसकी स्माइल फिर से गायब हो जाती है। माया पद्मिनी को देखकर बौखलाहट के साथ कहती है, तुमने इसके साथ क्या किया? माया के ऐसा कहते ही सभी की नज़र बेड पर जाती है। वो सभी अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पद्मिनी की बॉडी किसी इमेज की तरह ब्लर होती जा रही थी। ये देखकर माया इतनी तेजी से उस बैग की तरफ बढ़ती है कि युवराज भी उसे रोक नहीं पाता। जैसे ही माया बैग के पास पहुंचती है, पद्मिनी वहां से गायब हो चुकी होती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।